हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों 5 जून को हिमाचल प्रदेश जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम हुआ था। तो दोस्तों उसी का क्वेश्चन पेपर है, उसी को आज हम सॉल्व करेंगे। और आने वाले 2 या फिर 3 महीनों के बाद हिमाचल प्रदेश लाइनमैन और सबस्टेशन का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो हो सकता है कि उन एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से कुछ एक रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश लाइनमैन और सबस्टेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों इस बार थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है। पहले दोस्तों इस एग्ज़ाम में आपसे 170 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जबकि अब इन प्रश्नों की संख्या दोस्तों 200 कर दी गई है। और पहले जो पेपर था वो 85 मार्क्स का होता था और अब इन्होंने 100 मार्क्स का पेपर कर दिया है। तो आने वाले एग्जाम में आपको ये चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, तुल्यकालीन मोटर किस प्रकार शक्ति गुणक सुधारक के रूप में कार्य करता है। जिसको अब हिंदी समझ में नहीं आती है तो दोस्तों पूछा ये जा रहा है, जो एक सिंक्रोनस मोटर है वो पावर फैक्टर सुधारक के रूप में किस तरह से काम करती है। ऑप्शन ए दिया गया है, लाइन वोल्टेज को परिवर्तित करती है। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों, फील्ड एक्साइटेशन को परिवर्तित करती है। ऑप्शन सी है दोस्तों, मोटर की गति को बढ़ाना। ऑप्शन डी है मोटर की गति को घटाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, फील्ड एक्साइटेशन को परिवर्तित करके एक सिंक्रोनस मोटर के द्वारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है। और दोस्तों एक बात आप और भी ध्यान में रखें, जब भी सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर इम्प्रूव करेगी तो फिर इसकी रेटिंग kVAR या फिर MAVAR में होती है। तो अगला प्रश्न है, भू प्रतिरोध यानी अर्थ रेजिस्टेंस को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए है डबल अर्थिंग प्रदान करके। ऑप्शन बी है अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई को घटाकर। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोड की लंबाई को बढ़ा के। और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोड की लंबाई को घटा के। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो है ऑप्शन ए, डबल अर्थिंग प्रदान करके। दोस्तों डबल अर्थिंग से अर्थ रेजिस्टेंस को कम किया जाता है। अगला प्रश्न है, एल सीरीज प्रकार के MCB किन विद्युत उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए है गीजर। ऑप्शन बी है इंजन। ऑप्शन सी है हेलोजन लैंप। और ऑप्शन डी है एयर कंडीशन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, गीजर में। तो अगला प्रश्न है, एक उच्च दाब मेटल हेलनाइट लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनी होती है। तो दोस्तों जो एक हाई प्रेशराइज मेटल हेलनाइट लैंप होता है, जो उसकी बाहरी ट्यूब सिलिकेट की बनी होती है, तो इसका पर्पस होता है लैंप की पराबैंगनी किरणों को कम करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, एक स्प्रिंग नियंत्रण प्रदत्त उपकरण किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों एक जो स्प्रिंग कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका उपयोग कौन सी पोजीशन में किया जाता है। ऑप्शन ए है किसी भी स्थिति में। ऑप्शन बी है केवल उदारवत स्थिति में। ऑप्शन सी है केवल झुकी स्थिति में। और ऑप्शन डी है केवल क्षैतिज स्थिति में। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, किसी भी स्थिति में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम की डिस्क में 2 छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्रिम्पिंग त्रुटि को रोकने के लिए एक जो एनर्जी मीटर होता है उसकी जो डिस्क होती है उसके दोनों ओर छेद किए जाते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, एक चल कुंडली उपकरण में अवमंदन बल क्यों आवश्यक होता है। यानी दोस्तों जो एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो डैम्पिंग टॉर्क होता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो हम डैम्पिंग टॉर्क का यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट में, उसका काम होता है दोलन यानी ऑसिलेशन को समाप्त करना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुई को दोलन के बिना रोकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रांसफार्मर में ब्लॉकेज रिले के टॉप फ्लोर स्विच का कार्य है। ऑप्शन ए है आर्द्रता की उपस्थिति में क्रियाशील होना। ऑप्शन बी है ओवरलोड की स्थिति में क्रियाशील होना। ऑप्शन सी है खुला परिपथ में क्रियाशील होना। और ऑप्शन डी है उच्च तापमान की स्थिति में क्रियाशील होना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी,
ओवरलोड की स्थिति में एक्टिव होना या फिर क्रियाशील होना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, दो समांतर ट्रांसफार्मरों के प्रचलन के लिए कौन सी स्थिति अति आवश्यक होती है। यानी जो दो ट्रांसफार्मर है उनके पैरेलल ऑपरेशन के लिए इनमें से कौन सी जो स्थिति है वो आवश्यक होगी। तो ऑप्शन ए है भार की प्रकृति, ऑप्शन बी है शीतलन का प्रकार, ऑप्शन सी है दोस्तों फेज क्रम और ऑप्शन डी है उपयोग किया जाने वाला रोधन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अगर फेज क्रम सही नहीं होगा तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अगर किन्हीं दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ना है तो उसके लिए दोस्तों दोनों ट्रांसफार्मर के फेज क्रम एक समान होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्युत ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, जिसे हम CRGO भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, एक 3 फेज शक्ति मापन की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग नेगेटिव या फिर ऋणात्मक है तो शक्ति गुणक क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न मैंने आज से 2 दिन पहले ही करवाया था, तो जिसने भी पढ़ा होगा उसको सही आंसर पता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 0.5 से कम होगा तभी हमारा जो 1 वाट मीटर होगा उसकी रीडिंग नेगेटिव आएगी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, अगर मोटर कुछ देर चलने के पश्चात फ्यूज का जल्दी उड़ जाने का क्या कारण है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन ए दिया गया है, अव्यवस्थित अर्थिंग, ऑप्शन बी है मोटरों का ओवरलोड, ऑप्शन सी है उच्च वोल्टेज अस्थिरता और ऑप्शन डी दिया गया है वाइंडिंग का खराब रोधन यानी इंसुलेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाइंडिंग का खराब रोधन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, एक धातु की सतह को संरक्षण नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए है एनोडी रक्षण और ऑप्शन बी है कैथोड रक्षण और ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलाइटिक रक्षण, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक रक्षण यानी प्रोटेक्शन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटेक्शन या फिर रक्षण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, चार्जिंग के दौरान बोला लेड एसिड बैटरी रासायनिक प्रक्रिया के पश्चात धनात्मक प्लेट क्या परिणाम होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है स्पंजी लेड, ऑप्शन बी है लेड पैरा ऑक्साइड, ऑप्शन डी है लेड सल्फेट और ऑप्शन डी है लेड सल्फेट प्लस पानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, लेड पेरोक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, गोडाउन वायरिंग परिपथ में 4 लैंपों को नियंत्रण करने के लिए कितने 2 वे स्विचों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों जितने हमारे लैंप होंगे, जैसे 4 लैंप हैं तो हमें यहाँ पर स्विचों की संख्या जो होगी 2 वे स्विच जो होंगे हमारे वो केवल 3 यूज़ होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 स्विच है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, एक नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ यानी कंट्रोल रोड के रूप में किस सामग्री का उपयोग होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, थोरियम, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है कैंडियम और ऑप्शन डी दिया गया है टंगस्टन। तो जो ऑप्शन ए है ये तो दोस्तों यहाँ पर ईंधन के रूप में यूज़ होता है थोरियम, और यहाँ पे जो हम कंट्रोल छड़ के रूप में यूज़ करते हैं उसका यूज़ करते हैं कैंडियम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, एक नाभिकीय संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है। ऑप्शन ए है दोस्तों अवशिष्ट का निस्तारण, परिचालन की अधिक लागत, ऑप्शन डी है संयंत्र को ज़्यादा स्थान की आवश्यकता, ऑप्शन डी है भार केंद्र से दूर स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसकी जो वेस्टेज होती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि दोस्तों इसमें रेडियंस वेव होती हैं जो ह्यूमन के लिए डेंजर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, ओवरहेड लाइनों में ACSR चालकों में इस्पात यानी स्टील को क्यों प्रवलित किया जाता है। ऑप्शन ए है दोस्तों लाइन सैग को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है लाइन वोल्टेज पात को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है तन्यता सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए और ऑप्शन डी दिया गया है धारा बहन क्षमता बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइन की जो टेंशन स्ट्रेंथ होती है उसको बढ़ाने के लिए इसमें स्टील वायर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, एक बोला
परिपथ विच्छेदक यानी सर्किट ब्रेकर की जो रिकैप्चरिंग क्षमता होती है वो किस में होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है किलोवोल्ट में, ऑप्शन बी है किलोवाट में, ऑप्शन सी है एमवीए में और ऑप्शन डी है केवीएआर में। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एमवीए में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, एक तुल्यकालीन मोटर क्यों तुल्यकालीन गति पे चलने में असमर्थ है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों अपर्याप्त उत्तेजन, ऑप्शन बी है खराब पौनी मोटर, ऑप्शन सी दिया गया है अवमंदन वाइंडिंग में खुली या फिर अवमंदन वाइंडिंग में छोटी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अपर्याप्त फील्ड एक्साइटेशन या फिर उत्तेजन, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक अल्टरनेटर से भार हटा लिया जाए, वोल्टेज 400 वोल्ट से 660 वोल्टेज बढ़ जाती है, तो बोला वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत में ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। तो यहाँ पे नो लोड वोल्टेज दी गई है 660 और फुल लोड वोल्टेज है 480 वोल्ट, और जब आप इसको माइनस करोगे और 480 से फिर से आपने इसको भाग कर देना है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 37.5। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग स्टार्टिंग में ओपन सर्किट है तो मोटर पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए है नहीं चलेगी, ऑप्शन बी है धीमी गति से चलेगी, ऑप्शन सी है बहुत अधिक गति से चलेगी और ऑप्शन डी है चलती है पर भार नहीं लेती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोस्तों अगर रोटर वाइंडिंग ओपन होगी तो स्टार्टिंग में फ्लक्स नहीं बनेगा और मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ब्रिज रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 0.482। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक IC 741 के लिए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की प्रारूपिक मान क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन ए है 2 मिलीवोल्ट। तो ठीक है दोस्तों, इस वाली वीडियो में इतना काफ़ी है। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं एक पार्ट 2 अपलोड करूंगा, उनमें हम इन सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।